हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आप बोर्ड के सामने कुछ नज़र आ रहे हैं डायग्राम। इन डायग्राम के बारे में बेसिकली जानकारी लेते हैं। ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। नाम से पता चलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहाँ से उत्पन्न होता है। आपने परिभाषा ये देखी थी कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनके पीछे या तो न्यूनतम ऊर्जा हो या न्यूनतम वो देहली आवृत्ति का मतलब होता है वो न्यूनतम आवृत्ति जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने जो फर्स्ट डायग्राम है इसी के निष्कर्ष देखते हैं। प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता इंटेंसिटी आई और धारा के मध्य का जो ग्राफ नजर आ रहा है, इससे आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो प्रकाश की विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है और ये एक सीधी रेखा का मतलब होता है दोनों को मान एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां तीव्रता अधिकतम होगी वहां धारा का मान ज्यादा होगा, और धारा का मान कम होगा वहां तीव्रता कम होगी। एक दूसरे के समानुपाती का समझते हो ना बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो धारा है, माइक्रो एम्पियर की धारा है, वो तीव्रता के समानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये मान घटेगा तो तीव्रता भी घटेगी। ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो फर्स्ट निष्कर्ष आपने देख लिया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हो आप। और अर्जीकरण समझे तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश विद्युत धारा व प्रकाश की तीव्रता एक दूसरे के समानुपाती हैं, दोनों एक दूसरे को फॉलो करती हुई हैं। अगर एक का मान कम होगा तो उसके दूसरी की जो तीव्रता वो कम होगी, तीव्रता ज्यादा होगी धारा का मान ज्यादा होगा। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको एक तीव्रता नजर आ रही है, एक समान रूप से जो वर्टिकल्स लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन जो क्षैतिज लाइन से ऊपर एक खड़ी हुई लाइन है, ये तो है आई। ये कुल आवृत्ति और ये ऋणात्मक है, ये 0 पॉइंट से अगर बाईं तरफ है ये ऋणात्मक मान है, और ये μ0 है देहली आवृत्ति। इसको बोल सकते हो निरोधी विभव। अब आपके मन में शंका उठ रही है कि निरोधी विभव क्या है। निरोधी विभव को अगर एग्जाम में परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निरोधी विभव की परिभाषा लिखी, तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि एनोड के सापेक्ष दिया गया वह ऋणात्मक मान। एनोड का मतलब होता है बच्चों ऋणात्मक मान, और ये बाईं तरफ है ये मान ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब होता है एनोड की तरफ दिया गया वह ऋणात्मक मान जहां प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए या घटकर शून्य हो जाए, इस घटना को बोलते हैं निरोधी विभव, जिसको μ0 से व्यक्त किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, संतृप्त धारा का मतलब क्या होता है कि जब तीव्रता को नियत रखते हुए और आवर्ती के मान को जब बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ता है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में जाता है, कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि विभव का मान बढ़ाने पर धारा का मान नहीं बढ़ता है, वह एक समान रूप से प्रवाहित होता है। इसी घटना को बोलते हैं संतृप्त धारा। यह एक मेन लॉजिक्स पार्ट होता है। कहने का मतलब जब तीव्रता को नियत रखते हुए निरोधी विभव के मान को जब बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। कुछ समय बाद एक ऐसी पोजीशन होती है कि वहां धारा का मान नहीं बढ़ता है। निरोधी विभव मान कितना भी बढ़ा दो वो एक समान रूप से वितरित होता है। इस पार्ट को बोलते हैं संतृप्त धारा। यह आवर्ती है। अब निरोधी विभव अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए निरोधी विभव क्या है, तब आपको बताना है एनोड के सापेक्ष दिया गया वह ऋणात्मक मान जहां प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, इस घटना को बोलते हैं निरोधी विभव। थर्ड आपके पास डायग्राम कुछ ऐसे आ रहे। इससे पहले थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, इनके पार्ट को समझते हैं। देखो इन्हीं पार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इस पार्ट से बाद में आएंगे। देखिए बच्चों, ये क्या आपकी लाइन है, ये आपकी एक लाइन है। अब ये एक नियत रखते हुए अब ध्यान से देखिए, ये एक पार्ट इस पार्ट में है, तो यहां से ये तीव्रता तो हो गई I2, ये हो गई I1, और ये हो गया μ0, ये आवर्ती। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इसमें क्या क्या कॉमन है। I2 ग्रेटर देन I1 का मान I1 से बड़ा होगा, तो यह तो होगी असमान। और आवर्ती का जो मान है समान होगा दोनों के लिए,
क्योंकि दोनों एक ही बिंदु से डिनोट हो रही दो रेखा, तो यहां तो आवर्ती समान होगी, तीव्रता अलग अलग होगी। दूसरा डायग्राम को इसी और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये तीव्रता, ये तीव्रता, ये आवर्ती। ये तो हो गई असमान, और आई क्या हो जाएगी, समान, ये आवर्ती। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश विद्युत धारा पे जो विभवांतर का प्रभाव है वो ध्यान से देखिए, अगर जहां तीव्रताएं अलग अलग होंगी वहां देहली आवर्ती या तरंग दैर्घ्य वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तीव्रता, आवर्ती तीव्रता वो समान होगी। जहां तीव्रता का मान समान होगा वहां देहली आवर्तक का मान क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। इस ग्राफ से यह स्पष्टीकरण निकलता है कि एक दूसरे समान नहीं होते। अगर तीव्रता समान है तो देहली आवर्ती समान नहीं है, अगर आवर्ती समान है तो देहली आवर्ती डिफरेंस है। तीसरा आप पाठ करते हैं, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग आवृत्तियां होती हैं, ये आप भी जानते हो। कुछ धातु ऐसी होती हैं उनकी आवृत्ति कम होती हैं, इसका मतलब ये होता है कुछ धातु कठोर होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना कोई आसान काम नहीं होता है, वहां बहुत तेजी से आपको आपतित प्रकाश डालना पड़ता है, देहली आवर्ती से क्या करना पड़ता है, आपतित प्रकाश डालना पड़ता है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आवृत्ति है ये देहली आवृत्ति अलग अलग है अलग अलग धातुओं के लिए। और ये क्या है बच्चों, ये निरोधी विभव, V0 क्या हो जाएगा, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव व आवर्ती एक दूसरे के रूप में संरेख के रूप में बढ़ते हैं। संरेख के मतलब अलग अलग धातु की अलग अलग आवृत्तियां होती हैं और ये निरोधी विभव के सापेक्ष काम करती हैं। तो निरोधी विभव के सापेक्ष में देहली आवर्ती अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग संरेखीय रूप से संचरित होती है, संरेखित होती है। ये आपका पार्ट हो गया निरोधी विभव आवर्ती के मध्य ग्राफ। कुछ पार्ट ऐसे हैं, इन पार्ट को क्या है बच्चों ज्यादातर कैलकुलेशन आती नहीं है, पर आपको मोस्टली इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, इन चीजों के बारे में आप जानकारी नहीं होगी तो इनकी आप एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे टेक्स्ट बुक से, अगर अच्छे से समझोगे इनके ग्राफ की डिजाइन तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इस पार्ट को आप देखिए, नया टॉपिक शुरू करते हैं आपके सामने। देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम पता चल रहा है आपको। उत्सर्जन का मतलब होता है प्रकाश का निकलना, अवशोषण उत्सर्जन अलग अलग है। उत्सर्जन का नहीं, प्रकाश का उत्सर्जन होना या निकलना। अब इनके कुछ बिंदुज हैं, उस बिंदुज के बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि μ0 ये है एक देहली आवर्ती। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या देहली आवर्ती से कम आवर्ती का जब प्रकाश डालते हैं किसी धातु की सतह से, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? आपने कहा है कि देहली आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं। इससे कम आवर्ती का जब भी कोई प्रकाश डालते हो तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो न्यूनतम कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? देहली आवृत्ति। फर्स्ट पॉइंट तो ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कि प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या समझे आप कि प्रकाश विद्युत द्वारा
माइक्रो एम्पियर या जो भी है मिली एम्पियर या एम्पियर, वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं या एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तीव्रता और धारा दोनों बढ़ती हैं तो दोनों का मान बढ़ेगा, किसी एक का मान घटेगा तो दूसरे का मान भी घटेगा। और ये कह रहा है कि देहली आवृत्ति का मिनिमम आपके पास प्रकाश होना चाहिए, तब ये जाकर वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि कुल आवृत्ति म्यू जीरो, कहने का मतलब देहली आवृत्ति से भी अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब डालते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, गतिज ऊर्जा, इसका मतलब होता है 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। फोर्थ पॉइंट, इसका मतलब समझे ना बच्चों आप, कहने का मतलब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश डालते हैं वो तेजी से गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और गति से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसकी धारा का मान भी बढ़ेगा, तो ये गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। चौथा ये कह रहा है कि जब कोई फोटोन, HU नाम का फोटोन जब किसी धातु से टकराता है और वो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है, तो इसका मतलब जब धातु से टकराने के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके मध्य की जो समय की पश्चता है वो बहुत ही नगण्य के बराबर होता है, समय नहीं लगता है, तेजी से टकराता है फोटोन, उसी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य, फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चता नहीं होती है। ये आपका पॉइंट्स हो गए। ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनके बारे में आप समझ गए ना बच्चों। देखिए अगर ये ऐसा है, मतलब आवर्ती का मान देहली आवृत्ति से भी कम है, तो इसका मतलब हो गया कि धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। धातु से कब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देहली आवृत्ति न्यूनतम हो, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, तब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तीसरी है कि देहली आवृत्ति से भी अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगी, तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलती है। अब कह रहा है कि जब कोई फोटोन धातु की सतह से टकराता है और टकराने के बाद जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसके मध्य का जो समय का जो गैप वो बहुत नगण्य के बराबर होता है, तेजी से रिएक्शन करती है, इसके मध्य समय नहीं लगता है, कुछ झलक झकते ही तुरंत तेजी से रिएक्शन होती है, तेजी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये आपके पार्ट हो गए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम का। आगे टॉपिक देखते हैं, इतने में पार्ट को समझिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, प्रकाश के कणीय की प्रकृति, ये होता है कण, प्रकाश का कणीय प्रकृति। जब कोई कण टकराता है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना उत्पन्न करता है। एक होता है तरंग, एक होता है प्रकाश। अब कह रहे E=H म्यू, इसको आवृत्ति बोलते हैं। H क्या है, H एक प्लांक नियतांक है। इसका मान कितना होता है बच्चों, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इसका मान फिक्स होता है, प्लांक क्वांटम बोलते हैं H, और म्यू है आवृत्ति, E है प्रकाश। अब कह रहा है कि H म्यू नाम का कोई फोटोन है और वो एक ऊर्जा का ही रूप होता है। जब कोई फोटोन धातु की सतह से टकराता है उतनी ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसका मतलब होता है कि जब कोई फोटोन वो कणीय प्रकृति के रूप में काम करता है आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार। तो कह रहा है कि जब कोई फोटोन ऊर्जा का ही रूप है वो पॉकेट्स के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। दूसरी बात है कि जो H है ये एक प्लांक नियतांक है जिसका मान ये है। अब इस फोटोन की कुछ विशेषता है, उस विशेषताओं की बात करते हैं। और अब कह रहा है कि जो फोटोन की जो चाल है निर्वात में, वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है। निर्वात में फोटोन की चाल, निर्वात में फोटोन की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। दूसरे फोटोन का जो द्रव्यमान होता है ना बच्चों, वो होता है E=c²। अब ध्यान से देखिए स्टेप आई कैसे समझाऊंगा मैं आपको। m = E × c का स्क्वायर, c² में प्रकाश के वेग का स्क्वायर है।
अब ये आया कैसे, ये तो आप कह रहे हो ना, आइंस्टाइन की समीकरण देखिए आपने बच्चों। आइंस्टाइन की समीकरण क्या होती है, E = mc²। आपको मास चाहिए तो m बराबर क्या होगा, E × c। तो यहां से क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर। अब कह रहा E है, E का मान क्या रख सकते हो, h म्यू। तो इसकी जगह h म्यू रख सकते हो या c²। और म्यू का जो मान है वो c/λ होता है। म्यू होता है c/λ। आया समझ में, यहां से मान रख दीजिए, hc/c का स्क्वायर लैम्डा, c से c कैंसिल, तो m का मान होगा h/c λ। ये आपका मान आ गया, जो आपके सामने निष्कर्ष निकलता है। यह ज्ञात कर लिया होगा आपने, फोटोन का द्रव्यमान कहां से ज्ञात करोगे, आइंस्टाइन की समीकरण से ज्ञात करोगे, तो ये आपका मान आ जाएगा। इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, आगे वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट है संवेग। संवेग में क्या होता है, जैसे आम भाषा में संवेग की बात करते हैं, P = m.v। जैसे न्यूटन गति के नियम से ज्ञात करते हो तो ये होता है m.v। द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बट यहाँ संवेग किसका पार्ट है, प्रकाश का है, तो P = E × c। तो ध्यान से देखिए, P = E/c। समय का मतलब होता है ऊर्जा बटा प्रकाश की चाल निर्वात में। तो E का जो मान है वो क्या रख सकते हो, h म्यू। यहाँ से c, और h तो h है, म्यू का हो गया c/λ, और यहाँ से c, तो c से c कैंसिल, h/λ। ये आपका मान आ जाएगा। ये आपका फोटोन का संवेग। अब फोटोन आपको पता है एक सरल रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में, और फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता है, वह एक उदासीन होता है। इसका काम इतना ही है कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसका महत्व इतना ही है, इस पर कोई धनात्मक या ऋणात्मक नाम का कोई आवेश नहीं होता है, एज ये उदासीन होता है। यह धातु से टकराता है, टकराने के बाद में अपनी ऊर्जा को खत्म करके उतनी ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन निकालने में सहायक होता है, और ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसका संवेग है वो P = E/c, और आइंस्टाइन के अनुसार वो m का जो मान है वो E/c² आ जाएगा, या लिख सकते हो E = mc²। आइंस्टाइन की जो समीकरण और प्रकाश की जो ऊर्जा बराबर होती है वो द्रव्यमान गुणा प्रकाश की चाल के वर्ग के समानुपाती होता है। इस तरह से अपन आइंस्टाइन के अनुसार m ज्ञात कर सकते हैं या p ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी जो चाल और प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों। आज थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी डेरिवेशन कैलकुलेशन नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होती है कि इनके पार्ट्स और डायग्राम। तो मैंने आज कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी पढ़ते रहिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़िए, इसको एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा सा देखिए, सीखिए, लर्निंग कीजिए। जो भी डाउट्स रह जाते हैं कमेंट्स के माध्यम में आप पूछ सकते हैं। इसी को वीडियो को आज क्लोज करता हूँ। नया वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दीजिए। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो सब बच्चों के पास जाएगा, वो भी बच्चे देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आपके लिए एडवांटेज हैं, आपको बेसिक क्लियर होता है, आपको भी पता चलता है कौन से पार्ट में क्या चल रहा है। इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।